आदरणीय दिनेश पालीवाल सर और सभा में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर रमाकांत सर और इस विद्यालय के प्राचार्य श्री श्यामपाल सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से मुझे ये मंच प्रदान करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि कार्यक्रम ये राष्ट्रीय संगोष्ठी और हिंदी के विद्वत जनों का है और मैं इस क्षेत्र से थोड़ा सा इतर हूँ, इसलिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन क्षेत्र से अलग होना मायने नहीं रखता। मैं चूंकि जन्मभूमि इटावा जन्मभूमि और कर्मभूमि इटावा है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर मायने रखता है कि इटावा की जब बात आएगी तो मुझे अपने विचार स्वतंत्रता पूर्वक रखने का अधिकार मिलेगा। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर ये इटावा 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 मेरा तो बचपन ही कुछ ऐसा रहा है कि जब मैं बचपन में था तो फिरोजाबाद जिले मेरा मूलतः घर पड़ता है फिरोजाबाद। कुछ पुनर्जन्म की कहानियां होती थी तो मेरे माता पिता बताया करते थे, जब मैं बहुत छोटा था 2 साल का 3 साल का बोलना शुरू किया होगा तो चलो इटावा चलो इटावा चलो इटावा के नाम से कुछ बोला करता था और उस टाइम तक मैंने इटावा देखा नहीं था। लेकिन परिणाम कुछ हुआ कि 2013 के बाद में जब मैं इटावा में आया तो इटावा इतना मन में रच बस गया कि इसके लिए कुछ कर गुजरने की शक्ति हमेशा से रही कि नहीं, इसके लिए कुछ करना चाहिए। जैसा कि अभी हमारे संचालक महोदय ने बताया कि कर्म भूमि के लिए आपको कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, यही आपका प्रतिफल होता है। जो मतलब आपका ऋण होता है वो ऋण तभी अदा होता है जब अपनी कर्म भूमि के लिए कुछ करते हैं। बस ऐसा ही, क्योंकि हमारे ब्राउज़र में कुछ एक छोटा सा शब्द लिखा हुआ है, जैविक विविधता का केंद्र, भौगोलिक विविधता का केंद्र, पर्यटन का केंद्र। तो मैंने भी अपना कुछ कार्य इसी क्षेत्र में किया हुआ है, इटावा को बहुत ज्यादा कोशिश की है, घूमा हुआ है। तो आइए थोड़ा सा आपको लेके चलते हैं इटावा के चंबल क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, थोड़ा सा जैव विविधता के क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में। तो मेरे साथ मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग चंबल और बिजड़ घूमने के लिए तैयार होंगे। शुरुआत वहां से होती है कि क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। ये बात 1970 के आसपास की है, जिस समय हमारे इस चंबल क्षेत्र को बदनाम किया जाता रहा है कि यहाँ पर डाकू और लुटेरे वगैरह इस तरीके की चीजें रही थी। निश्चित रूप से ये सभी बातें हम लोगों के मन में कचोटती थी। आज की डेट में भी जब गूगल पर हम सर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें यही चीज समझ में आती है कि चंबल का नाम सर्च करते ही तुरंत बंदूकें और इस तरीके की चीजें आने लगती है। मुझे निश्चित रूप से बुरा लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपने चंबल क्षेत्र को कुछ इस तरीके से प्रदर्शित करें कि लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर घूमने के लिए इतनी सारी चीजें हैं, जैव विविधताओं का केंद्र है, प्राकृतिक संसाधन है, तो सच में लोग देखना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर घूमने की चीजें क्या क्या है, मैं आपको थोड़ा सा घुमा देना चाहता हूँ। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें घूमी होगी, लेकिन फिर भी समय अपने पास बहुत है और खाना खा के सोने का टाइम हो चुका है, तो थोड़ा मेरे साथ सो लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम 22 ख्वाजा, बिल्कुल छोटी सी जगह है, देखने में उसका कुछ भी पुरातत्व तो नहीं पता चलता है, लेकिन फिर भी वहां पर मोहम्मद गौरी काली जो है 22 जो उनके शहीद हुआ करते थे उसकी वो प्रतीक मानी जाती है। पूरे विश्व में एकदम अलग टाइप की एक जगह है चुगलखोर की मजार, नाम से ही हास्यास्पद लगता है, दिखने में भी काफी कुछ अलग सा लगता है, लेकिन उसकी खास बात है कि ये चुगलखोर हुआ करते थे और उन्होंने चुगलखोरी करके राजा को मरवा दिया था। तो कहीं ना कहीं चुगलखोरी एक बुरी प्रथा है, इस प्रथा को पूर्ण खत्म करने के लिए आज चुगलखोर की मजार उसी तरीके से जीवित की जाती है। किसी को चुगलखोर की मजार के बारे में थोड़ा सा आइडिया है क्या? नहीं सर, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। जिनको नहीं पता मैं उनसे बता रहा हूँ कि चुगलखोर की मजार पे आज भी वहां पर जूते मार के मन्नत मांगने की प्रथा है। एकदम अलग टाइप की प्रथा है कि जूते आप मारेंगे तो वहां पे आपकी मन्नत पूरी होगी। निश्चित रूप से उस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं चुगलखोरी नहीं होनी चाहिए। हमें अपने दैनिक जीवन में भी इस तरीके की चीजों की आलोचना करनी चाहिए। महाभारत कालीन काली वाहन मंदिर, आज भी उसके बारे में कहा जाता है, मैंने सुना नहीं, देखा नहीं, लेकिन आप सभी लोग यहाँ के प्रत्यक्ष रूप से गवाह होंगे कि वहां पर कुछ फूल अगर छोड़ दिए जाते हैं तो फूल वो वहां पर सुबह 4 बजे 5 बजे करीब जब द्वार खोले जाते हैं तो कुछ फ्रेश फूल वहां पर मिलते हैं। बहुत प्राचीन अंग्रेजों के जमाने की परमिट लाइन जो कि कहीं ना कहीं पूरे
उत्तर प्रदेश को अलग करती थी वो हमारे इटावा के शकरनगर क्षेत्र से होकर गुजरती है परमिट लाइन के नाम से। एक बहुत ही बड़ी बात कहूंगा कि विश्व का सबसे विकासशील गांव, अगर हम विश्व के सबसे बड़े विकासशील गांव की बात करते हैं तो वो सैफई हमारे इटावा में है। आज से 6-7 साल पहले की बात करेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा कोई ऑडिटोरियम नहीं था जितना बड़ा ऑडिटोरियम हमारे सैफई में था। उस समय की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो गांव की लेवल पे उसकी अगर हम सीवेज व्यवस्था को देखेंगे, ड्रेनेज व्यवस्था को देखेंगे, चिकित्सा व्यवस्था को देखेंगे तो आज आसपास के 8 जनपदों के लोग वहां पे अपनी चिकित्सा की दृष्टि से जाते हैं। भरे का किला आप सभी लोगों ने देखा हुआ है, कालेश्वर मंदिर देखा हुआ है, पाडरी बाबा मंदिर देखा हुआ है, सरसई नावर वेटलैंड, मुझे नहीं लगता कोई घूमने गया होगा, लेकिन अगर कोई घूमने गया है तो आपको बता दूं कि वहां पर विश्व स्तरीय कई सारे जो प्रवासी पक्षी हैं वो वहां पर आते हैं और एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। दुखद बात यह है कि हम लोग उसका संरक्षण नहीं कर पाए। सरकार ने कुछ प्रयास किए भी हैं लेकिन वो धीमे धीमे और आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उसी क्षेत्र में हजारी महादेव का मंदिर है। अगर हम स्वतंत्रता के टाइम की बात करें तो बिलैया मठ और इसके अलावा और भी कई सारे जो स्थान है स्वतंत्रता के टाइम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। अगर हम बात करते हैं लाल सेना की तो लाल सेना भी हमारे चंबल और बीहड़ क्षेत्र से ही कहीं ना कहीं संपोषित हुई है और लाल सेना उस जमाने में अपने आप में ये ताकत रखती थी कि पूरी अंग्रेजों की सेना को पूरे भारत से आजाद कराने की क्षमता रखती थी। लेकिन दुखद पहलू ये रहा कि उनको पूड़ियों में जहर देकर मारने की साजिश की गई। तो कहीं ना कहीं वो दुखद था। इटावा प्रदर्शनी के बारे में हमारे सर बता ही चुके हैं। एक और प्रथा की बात करता हूं कि पूरे विश्व में ठगी की प्रथा सोचने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन कन्फ्यूशियस ऑफ ठग्स मूवी आप सभी लोगों ने सुनी जरूर होगी। कन्फ्यूशियस ऑफ ठग्स जो मूवी है वो कहीं ना कहीं हमारे इटावा के छोटे से गांव सिंडोस के ठग उस जमाने में बहुत फेमस हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पर बनाई गई है। अगर हम आज की डेट में भी एकदम बिल्कुल विलगित गांव की बात करते हैं तो हमारे कई सारे दिल्ली के पत्रकार बंधु, कई सारे अभी हम बात करेंगे जो अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे भाई जानते हैं कि चमेली देवी जैन पुरस्कार अपने आप में मायने रखता है और वो अभी नीतू जी यहाँ पे आई थी। उन्होंने चंबल की जो बिलगी क्षेत्र है इटावा के जसवंत नगर की घोड़ा और पूछरी उन पर काम किया और उनको पिछली वर्ष उसी काम पर चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला। मतलब कि यहाँ बाहर के लोग आकर हमारे क्षेत्र में काम करके और हमारे क्षेत्र के उसको लेके एक बहुत बड़े बड़े पुरस्कारों का भी जो प्राप्ति करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो बात होगी ना हमारे इटावा में। ऐसे ही एक बात करते हैं एशिया का पहला ब्लॉक। निश्चित रूप से मैं विश्व की बात कर रहा हूँ, विश्व की बात है तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में अच्छा भी लगता है। एशिया का सबसे पहला ब्लॉक जो है वो महेवा है। अगर हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो रामपुरा को हम लोग जो है ऊंट फेस्टिवल के तरह के विकसित कर रहे हैं। वहाँ हर एक घर में ऊंट है और इटावा जिले के ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पर बहुत सारे ऊंट हैं और केवल ऊँटों की सवारी करने के लिए हम लोग जैसलमेर और राजस्थान जाते हैं। तो अच्छा ये है कि हम उनको यहाँ पर डेवलप करें। ऐसे ही गुलाब की गढ़िया एक ऐसी जगह है, इतना सुंदर प्लेस है कि वो अपने आप को पक्षियों की कलकत्ता से हमेशा ही भरा पूरा मिलता है। इसी के साथ में अगर यहाँ पे खाने पीने, आपने खितौरा का नाम सुना होगा सभी लोगों ने। खितौरा जो है अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कुछ लोगों ने देखा भी होगा। पहली नजर में ताजमहल की प्रतिकृति लगता है कहीं ना कहीं, तो निश्चित रूप से वो भी हमारे इटावा में है। और क्या लोगों ने नहीं देखा है खितौरा? जिन लोगों ने देखा है वो लोग जानते होंगे कि अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ये झलक देखेंगे आपको निश्चित रूप से वो ताजमहल की प्रतिकृति लगता है। इटावा जैसे छोटे जनपद में ताजमहल जैसी प्रतिकृति का होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर हम यहाँ पे खाने पीने की चीजों की बात करें तो खीर मोहन कहीं नहीं है और यहाँ पे उसका स्वाद अलग है। और एक बार आप स्वाद उसका लेके देखिए, बाहर के जितने भी लोग आते हैं अपने मित्रों साथियों को एक बार खीर मोहन पैक करके भेजिएगा। अब मैंने अपने जो कार्यक्रम संयोजक है उनका काम बढ़ा दिया है, क्योंकि जितने भी उनके आने वाले जो अतिथि हैं वो सभी कहेंगे हमें खीर मोहन मंगवाइए। खीर मोहन आप लोग जरूर खाएं, निश्चित रूप से उसका अलग स्वाद है और कहीं नहीं मिलता है, आपको पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। आज की डेट में घोड़ा चाय सबसे फेमस है, सबको पता है, सबने पी है और आज की डेट में उसकी जो प्रसिद्धि है वो इतनी ज्यादा हो गई है कि पूरे विश्व का कहीं का भी कोई भी पत्रकार अगर हमारे इटावा जनपद में प्रवेश करता है तो सबसे पहले वो अपना पहला इंटरव्यू घोड़ा चाय में ही लेना चाहता है।
ये बात मैं मतलब कि आज भी सुन रहा था, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही चीजें छोटी होती है लेकिन खुशी की बात होती है। एक और चीज खाने की बहुत फेमस है यहाँ पर, उदी के मेमोड़े नहीं खाए तो कुछ भी नहीं खाए आपने। तो इसीलिए आप लोग मतलब कि उदी के मेमोड़े, चूंकि मेमोड़े भी इटावा से कहीं ना कहीं चंबल क्षेत्र से ही निकलते हैं। यहाँ की जो सरसों है वो आप देखेंगे पूरा सर्दी के टाइम में सोने का देश कहा जाता है हमारे इटावा क्षेत्र को, चंबल क्षेत्र को। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अविश्वसनीय चीज है। अगर हम जैव विविधताओं की बात करें तो जैव विविधताओं के लिए अगर देखेंगे तो इंडियन स्कीमर जो प्रजाति है प्रवासी पक्षियों की, वो हमारे केवल और केवल चंबल क्षेत्र में पाई जाती है। अगर हम घड़ियाल की बात करें, मेरे पास में कई अमेरिका वगैरह से भी लोगों के फोन आते हैं, कई बार वो घूमने भी आना चाहते हैं कि घड़ियाल जो है, घड़ियाल वो केवल और केवल हमारे चंबल क्षेत्र में मिलते हैं। और आप कल्पना नहीं करेंगे कि पूरे विश्व के, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व के 80% घड़ियाल केवल और केवल चंबल में मिलते हैं। ये बहुत ही सोचनीय बात है। अब आप लोग बहुत लोग सोच रहे हैं हमने तो घड़ियाल आज तक नहीं देखे, कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसा, लेकिन हमारे चंबल में घड़ियाल हैं। और एक और चीज की बात कर रहा हूं मैं कि डॉल्फिन, जो लोग कभी डॉल्फिन का नाम सुनते हैं तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि डॉल्फिन के लिए हमें उड़ीसा की चिल्का झील जाना पड़ेगा और आप वहां जाएंगे, इतना सारा खर्चा करेंगे, 10,000 रुपए खर्च हो जाता है, उसके बाद में आप डॉल्फिन देख पाते नहीं देख पाते, किस्मत की बात होती है वहां भी। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर डॉल्फिन हमें बहुतायत में देखने को मिलती है और कम से कम अपने इटावा के परिक्षेत्र में बहुत सारी डॉल्फिन हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से भी हमारा ये जो क्षेत्र है बहुत ही उम्दा हो सकता है। हम लोगों को लगातार इस पर कार्य करने की जरूरत है, थोड़ा सा लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। कहीं कुछ कमियां होती हैं, कहीं कुछ कमियों के अलावा अच्छी चीजें भी होती हैं, तो हमें कमियों को दूर करना है, अच्छी चीजों को बढ़ाना है। इस तरीके से हमारा जो पूरा क्षेत्र है निश्चित रूप से एक अच्छे रूप में विकसित होता रहेगा और होता रहेगा, ये सच्चाई है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि जो चंबल की बात करें तो चंबल अपने आप में हमारे जो जब प्रथम सत्र चल रहा था तो बताया था कि इटावा का पानी जो है चिकित्सा के रूप में उपयोग किया जाता है। जो आनंद पट्ट के लेखक थे वो उनको यहाँ पर रखा गया था अंतिम दिनों में, क्योंकि इटावा के जो पानी है, इटावा के पानी को चिकित्सा के लिए बताया गया था। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मैंने भी ये चीज महसूस की है कि लोग कहते हैं कि चंबल का पानी इसने पी लिया वो बाकी हो गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो है डिप्रेशन की दवा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो भी डिप्रेशन में जाते हो एक बार चंबल घूम के जरूर आए और उसका पानी जरूर पिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस दिन से आप वो बराबर वो जुनून, वो जोश जो कि हमारे इटावा को लगातार विकसित करने के लिए जरूरी है, आवश्यक है, वो निश्चित रूप से आएगा। तो इसी तरीके से हम लोग लगातार कार्यक्रम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्योंकि हमारा मानना यह है कि जैसे अभी बात चल रही थी कि हिंदी साहित्य के लोग क्या कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के लोग वो कर सकते हैं कि वो अकेले में बैठ के एक पूरे क्षेत्र की भौगोलिक दृष्टि के बारे में, एक किसी भी चीज के बारे में सोच सकते हैं, एक नई कहानियां बना सकते हैं, नए गीत बना सकते हैं, नया जोश पैदा कर सकते हैं, नई चीजें पैदा कर सकते हैं। निश्चित रूप से तो ये सेमिनार हम लोगों के इटावा जनपद की प्रोन्नति के लिए भी कहीं ना कहीं उन गीतों के माध्यम से, उन कहानियों के माध्यम से, उन कथानकों के माध्यम से, उन अकेले कमरे में सोची हुई बातों के माध्यम से, सोच सबसे बड़ी चीज होती है ना, सोच से ही तो शक्ति पैदा होती है। तो वो शक्ति आप सभी लोग हमारे पूरे समाज को दे सकते हैं, हमारे पूरे श्रेष्ठ जनपद को दे सकते हैं और उसको लगातार श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयासरत रह सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और ये प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अकेले प्रयास करने से क्या होगा, अकेला चलना क्या भाव फोड़ सकता है। पर मेरा मानना यह है कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप हार को गर्म तो करो, चने को उसमें डालो तो सही, बालू को गर्म तो करो। अकेला चना हार नहीं फोड़ सकता, लेकिन सामने वाले की आंख फोड़ सकता है।